ओके। सॉरी। अच्छा आप बताओ। अब येलो वाला। यस। एम था या तुक्का? हाँ तुक्का ही था, पर लगा तो सही ना। पर अब इमेजिन करो कि ये बॉल्स अगर स्टिल ना हो बल्कि मूविंग हो तो क्या होगा? ऐसा हो तो मेरे जैसों का तो तुक्का भी नहीं लगेगा। लेकिन कुछ हैं जो सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं और शूटिंग करने वाले हैं स्पोर्ट्समैन। क्योंकि साइंस की दुनिया है और बातें खेल की। तो देख खेल के। हाँ देख खेल के। ये नजारा है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज का, जहां आज इंडिया के टॉप शूटर्स आए हैं एक शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने। उनमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम तो हम सब ने सुना ही है और जिनको हम पसंद भी बहुत करते हैं। जी हां, उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सन 2004 की, जब एथेंस में एक भारतीय ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। उन्होंने ऐसा काम किया जो उनसे पहले किसी इंडियन ने नहीं किया था, एक इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतना। वो इवेंट था डबल ट्रैप शूटिंग और वो व्यक्ति हैं राज्यवर्धन राठौर। आज उनके और उनकी कामयाबी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, मगर उनके स्पोर्ट डबल ट्रैप शूटिंग के बारे में आज भी आम लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है। आज हम आपको इसी खेल के बारे में बताएंगे और आज हम ये साबित कर देंगे कि उनके असली हथियार उनके बंदूक नहीं मगर उनका दिमाग है, और उनके दिमाग में अभी सुलझ रहे हैं मैथ्स के कैलकुलेशंस और साइंस के फॉर्मूले। मैथ्स की कैलकुलेशंस भी और साइंस के फॉर्मूले भी, सब कुछ है डबल ट्रैप शूटिंग में। अब देखिए, टारगेट तेजी से आसमान की तरफ उड़ता हुआ जाता है और शूटर को देखना है, जज करना है, कैलकुलेट करना है, वो भी सुपर कंप्यूटर की तेजी से। जिस समय से राठौर बंदूक उठाते हैं, निशाना बनाते हैं और ट्रिगर दबाते हैं, इस पूरे समय उनके दिमाग में तरह तरह की पेचीदे कैलकुलेशंस चल रही हैं कि किस तरह वो उड़ते हुए निशानों को मार सकें। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि स्पोर्ट में कैलकुलेशन कैसी, बस निशाना लगाइए और ट्रिगर दबा दीजिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि ये स्पोर्ट सिर्फ बूम बूम बैंग बैंग ही नहीं पर बहुत साइंटिफिक भी है। डबल ट्रैप शूटिंग एक अद्भुत खेल है। इसमें शूटर्स अपने अपने स्टेशंस पर एक लाइन में खड़े होते हैं और हर शॉट के बाद वो अपनी पोजीशन बदलते हैं। इस खेल में शूटर्स को 2 उड़ती हुई कबूतरों को मार गिराना होता है, मगर ये कबूतर असली नहीं, मिट्टी के बने होते हैं। एक्चुअली इनको बर्ड्स कहते तो हैं, पर ये देखने में बर्ड्स के शेप के बिल्कुल नहीं होते। इनका शेप एक सॉसर या प्लेट या एक फ्रिस्बी की तरह होता है, और यही शेप है जो इनको हाइट और ट्रैजेक्टरी देता है। बर्ड्स के ऊपर का शेप कर्व्ड होता है और नीचे का बिल्कुल फ्लैट। जब ये बर्ड हवा में उड़ती है, उसके ऊपर की हवा को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और नीचे के हिस्से को कम। मगर बर्ड एक ही स्पीड से उड़ रही है, इसलिए बर्ड्स के ऊपर की हवा को ज्यादा डिस्टेंस उतनी ही टाइम में कवर करने की वजह से
ज्यादा स्पीड से जानी पड़ती है और बर्ड के नीचे की हवा को कम स्पीड से जाना होता है। यह कॉन्सेप्ट एरोप्लेन के विंग्स के कॉन्सेप्ट जैसा है। जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। बर्ड के ऊपर प्रेशर कम होता है और नीचे ज्यादा, और इसीलिए बर्ड ऊपर की तरफ आसानी से जाती है। एयर प्रेशर डिफरेंस के अलावा बर्ड को हवा में रखने के लिए और उसे सही ट्रैजेक्टरी देने के लिए कई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मिलजुल कर काम करते हैं। पहला, मशीन बर्ड्स को स्पिन कराते हुए भेजती है, जिससे अपवर्ड फोर्स बढ़ जाता है। आपने फ्रिस्बी तो जरूर खेला होगा। फ्रिस्बी को भी इसी कारण आप स्पिन कराते हुए भेजते हैं। दूसरा, बर्ड्स की एजेस मोटी होती हैं, जिससे उसके मास और मोमेंटम बढ़ जाते हैं। और फाइनली, बर्ड्स की ऊपरी सतह पर स्टेप्स बने होते हैं, जिससे उसकी ऊपर की हवा टर्बुलेंट हो जाती है और बर्ड को दूर भेजने में मदद करती है। पहले जमाने में जब इस खेल की शुरुआत हुई तो शूटर्स जिंदा कबूतर पर एम करते थे। कबूतरों को उड़ाया जाता था और ट्याव। जब मैं इस स्पोर्ट के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि बर्ड्स अपने आप ही उड़कर बाहर आते हैं, मगर ऐसा है नहीं। शूटर्स खुद गोली चलाने से पहले बर्ड्स को बुलाते हैं। बहुत ही मजेदार सिस्टम है ये, और इस सिस्टम का सबसे सेंट्रल कैरेक्टर है 4 अल्फाबेट का वर्ड PULL, पुल। Actually, you see those mics over there? They are voice operated. So as soon as you call, the targets are released within 0 to 1 second, and this timing is maintained through a computer chip. वाओ, वॉइस सेंसर्स। चलिए देखते हैं कि वॉइस सेंसर्स काम कैसे करते हैं। वॉइस सेंसर्स अपने आसपास होने वाली आवाजों को पकड़ते हैं और एक सेंट्रल सर्वर को ट्रांसफर कर देते हैं। यह सर्वर बाकी सब आवाजों को रिजेक्ट कर देता है, सिर्फ शूटर की पुल की आवाज को पहचानता है। जब वो शूटर की आवाज को पहचान लेता है, वो मशीन को सिग्नल भेजता है बर्ड्स को छोड़ने के लिए, और ये सब 1-2 सेकंड के अंदर अंदर हो जाता है। They are automatic machines which eject the target to be thrown at 55 meters. They fly at a speed of about 120 kilometers, and while they're flying, you have to catch them and hit them. 120 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज तो गाड़ी चलाना भी अलाउड नहीं है, मगर गाड़ियों में तो स्पीडोमीटर लगा होता है। बर्ड्स की स्पीड कैसे पता चलती है? अरे चक्कर क्यों खा गए? इतना मुश्किल सवाल भी नहीं पूछा। अगर हमें 3 चीजों का रिलेशन पता है और 2 की वैल्यू, तो तीसरा तो पता चल ही जाएगा ना। कैसे? देखिए। एक्चुअली फिजिक्स का एक बहुत साधारण इक्वेशन है जिससे कि बर्ड्स की स्पीड पता किया जाता है। मैच शुरू होने से पहले एक खंबा लगाया जाता है बर्ड्स की स्पीड और एंगल को मापने के लिए। उस खंबे की दूरी तो सबको पता होती है। बर्ड्स को मशीन से छोड़ा जाता है, और जब बर्ड्स खंबे से गुजरती है, टाइम नोट कर लिया जाता है। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। खंबे का डिस्टेंस तो सबको मालूम है, टाइम नोट कर लिया है, और दोनों को डिवाइड करके स्पीड बड़ी आसानी से निकल आता है। सिंपल, इजंट इट? क्वींस बैटन रिले राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे बड़ी एवं प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1958 में कार्डिफ से की गई थी। चलिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछते हैं। गेज शॉटगन के साइज का यूनिट क्या मेजर करता है? बैरल की लंबाई, बैरल का वजन, बंदूक का वजन, या इनमें से कोई भी नहीं? सही जवाब थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे। चलिए बर्ड्स की बहुत बात कर ली, अब कुछ शूटर्स की बात करें। जो शूटर्स इस इवेंट में स्पेशलाइज करते हैं, उनके स्वभाव में कई समान बातें होती हैं। You need to have your muscle strength all over the body
in a manner to support your body despite the tremendous push that the gun is giving you. Then you need to be mentally tough. So it's physically tough, you need to be mentally tough. You got to cut off your emotions, you got to become a machine. फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ उनका एक एटीट्यूड होता है जो उन्हें इस खेल की तरफ आकर्षित करता है। First of all, it's not a stationary target, and the way it breaks in the air, that gives you immense satisfaction. So you're not shooting at this paper and making holes in it. You're breaking something. पर ये खेल सिर्फ शूटिंग और फायरिंग का नहीं है। सेफ्टी इस खेल का एक अहम हिस्सा है। Topmost priority while shooting is safety. So you shoot only when you're at the station, and when you're not on the station, you keep your gun open. पैनी नजर, पैना दिमाग और तगड़े रिफ्लेक्सेस, एक ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ी और उसकी बंदूक एक दूसरे के साथी हैं। तो चलिए पता करते हैं साथी के बारे में, मतलब बंदूक। हर शॉटगन के कुछ साधारण कंपोनेंट्स होते हैं। शूटर के सबसे नजदीक होता है शॉक, जिसे कि शूटर अपने कंधे से लगाकर बंदूक को स्टेडी करता है। उसके सामने होता है ट्रिगर, जिसे दबाने से गोली आगे जाती है, बैरल, जिससे कि गोली गुजरती है, और फ्रंट साइट, जिससे कि शूटर निशाना लगाता है। एक शॉटगन और एक राइफल में एक महत्वपूर्ण फर्क होता है। शॉटगन की गोली छर्रों को स्प्रे करती हुई जाती है और राइफल की गोली सीधी जाती है। शॉटगन से इसी कारण अपनी टारगेट को मार गिराने का थोड़ा ज्यादा चांस होता है। लेकिन चाहे आप कोई भी गन लें, वो सारे कुछ चीजें तो एक जैसे ही करते हैं। जब आप ट्रिगर दबाते हैं, बंदूक के अंदर फायरिंग पिन से एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से बैरल के अंदर का एयर प्रेशर बदल जाता है और एयर प्रेशर के इस बदलाव की वजह से एक्सप्लोजन के सामने जो भी चीज है वो तेज रफ्तार से बाहर की तरफ धकेली जाती है। ट्रिगर दबता है और अंदर होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से गोली आगे बढ़ती है। एक्सप्लोजन इतनी जोर का होता है कि वो गोली को काफी तेजी से आगे ढकेलता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कितनी जोर से शूटर के कंधे को झटका लगता है? और क्या है इस धक्के की साइंस? It kicks like Mike Tyson's punch, and you got to take it 200 times on your shoulder, thankfully not on the face. जिस किक का जिक्र राठौर इधर कर रहे हैं, उसे साइंस की भाषा में रिकॉइल कहते हैं। साइंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ के मुताबिक टारगेट पर गोली का इंपैक्ट शूटर के शोल्डर पर बंदूक के इंपैक्ट के बराबर होता है। मगर मजे की बात तो यह है कि गोली से टारगेट तो टूट जाता है, मगर बंदूक से शूटर का शोल्डर नहीं टूटता। इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे जरूरी कि गोली की छोटी साइज की वजह से उसको एनर्जी ज्यादा मिलती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि बंदूक का मास और वेलोसिटी गोली के मास और वेलोसिटी के बराबर होता है। समझ लीजिए कि बंदूक का मास है 5 किलो और गोली का 0.005 किलो। तो इस लॉ के मुताबिक गोली की वेलोसिटी बंदूक से 1000 गुना ज्यादा होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है शूटर्स का पोजीशन। आप देख सकते हैं कि शूटर अपने पैर जमीन पर जोर से लगाकर खड़े होते हैं। जमीन से फोर्स दो तरह के आते हैं, एक ऊपर और दूसरा आगे। शूटर थोड़ा सा आगे की तरफ लीन करके खड़े होते हैं, जिससे कि आगे की तरफ का फोर्स ज्यादा हो जाए। यही फोर्स बंदूक के किक को संभालने में मदद करती है। तीसरा कारण है कि शूटर एम लेते समय बंदूक को अपने चेहरे और कंधे के बीच में लॉक करके रखता है, जिससे कि रिकॉइल को संभाला जा सके। क्वींस
बैटन 240 दिनों में 70 देशों से गुजरने और 1,70,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भारत पहुंचा। 3 अक्टूबर को हुए उद्घाटन समारोह तक क्वींस बैटन ने 1,90,000 किलोमीटर की दूरी तय की। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में यह सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रिले है। शूटर्स, गन्स और क्लेबर्स, इन सबको तो हमने देख भी लिया और समझ भी लिया, मगर इस खेल का एक और कैरेक्टर है, गोली। गोली के शेप में भी एक बड़ा रहस्य छिपा है। गोली का नोकीला होने का कारण बहुत सिंपल है। समान फोर्स लगने पर नोकीले पोर्शन का एरिया कम होने के कारण उधर प्रेशर ज्यादा लगता है। ज्यादा प्रेशर के कारण गोली घातक हमला कर सकती है। हमने आपसे पूछा था कि गेज क्या मेजर करता है। न तो यह बैरल की लंबाई मेजर करता है, न बैरल का वजन और न बंदूक का वजन। सही उत्तर है डी। चलिए आगे देखते हैं कि गेज सच में क्या मेजर करता है। शॉटगन के साइज मापने के लिए गेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मगर गेज इंच या सेंटीमीटर जैसे लंबाई का माप नहीं होता। ये नाम उस जमाने से चल रहे हैं जब लोग लेड को पाउंड के हिसाब से खरीदते थे और घर में बारूद बनाया करते थे। 12 गेज का मतलब है कि आप 1 पाउंड के लेड से बंदूक के बैरल के डायमीटर जितनी 12 लेड बॉल्स बना सकते हैं, और 20 गेज का मतलब है 1 पाउंड के लेड से बंदूक के बैरल के डायमीटर जितनी 20 लेड बॉल्स बन सकती हैं। वैसे देखा जाए तो जितना कम चौड़ा या पतला बैरल होता है, उतना ही कम किक या रिकॉइल शूटर को लगता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए खिलाड़ी के लिए 20 गेज का शॉटगन सबसे अच्छा होता है। लोगों का यह कहना है कि स्पोर्ट न सिर्फ कैरेक्टर बनाता है, पर खिलाड़ी के कैरेक्टर को सही रूप से व्यक्त भी करता है, और शूटिंग इस बात को पूरी तरह से सही करता है। It's very difficult when you don't have an opposition, and the only opposition you are you yourself, because you don't tend to find mistakes with yourself. You tend to find mistakes all around. You say it's windy, somebody distracted me, my gun is not good, my jacket is not good, my cartridge is not good. There's problems all around. You never want to say I'm not good. इस खेल में खिलाड़ी अपने ऊपर नियंत्रण करके अपनी शंकाओं पर जीत हासिल करने के बाद ही मैच में जीत हासिल कर सकता है। So that's the tough part about it. The last second when you pull the trigger. तो दोस्तों, ये है खेल डबल ट्रैप शूटिंग का। ये एक वायलेंट स्पोर्ट नहीं है जैसे कि लोगों का मानना है, मगर ये टेस्ट है आपके मानसिक और शारीरिक शक्ति का। और सभी खेलों के जैसे इसमें भी साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टारगेट पर गोली का इंपैक्ट शूटर के शोल्डर पर बंदूक के इंपैक्ट के बराबर होता है। गोली की छोटी साइज की वजह से उसको एनर्जी ज्यादा मिलती है। समान फोर्स लगने पर नोकीले पोर्शन का एरिया कम होने के कारण उधर प्रेशर ज्यादा लगता है। बर्ड को हवा में रखने के लिए और उसे सही ट्रैजेक्टरी देने के लिए कई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मिलजुल कर काम करते हैं। क्वींस बैटन राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह से पहले भारत के सभी 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी। 20,000 किलोमीटर की यह दूरी इसने 100 दिनों में पूरी की। जब हम बात करते हैं तो जाहिर है हमें अपनी आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन हमें जो अपनी आवाज सुनाई पड़ती है वो दूसरों को बिल्कुल अलग लगती है।
मतलब हम ये जानते ही नहीं कि हमारी आवाज दूसरों को कैसी सुनाई पड़ती है। तो आप कहेंगे इसमें क्या बात है, रिकॉर्ड करके देख लीजिए। लेकिन रिकॉर्ड करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, यही तो है कमाल। देखिए। ये कमाल की चीज है ना, ये कैसेट रिकॉर्ड है। और मुझे याद आता है पहली बार बहुत साल पहले जब मैंने अपनी आवाज कैसेट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की और सुनी, लोग तो कहते हैं वाह 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 यशपाल तू बहुत अच्छा गाता है, पर मेरे को तो अपनी आवाज लगी नहीं। और ये सबको भी ऐसा, उनको अपनी आवाज नहीं लगती, बाकी सबको आपकी आवाज आपकी आवाज लगती है। ये क्या बात है? ये एक रहस्य है बड़ा उम्दा। आप जब बोलते हैं या कोई भी बोलता है, आपकी आवाज हवा में से जाती है, हवा में जाके आपके कानों पे पड़ती है, हवा में से जाके माइक्रोफोन पे पड़ती है और बड़ी उम्दा तरीके से वहाँ रिकॉर्ड होती है। तो जो माइक्रोफोन सुनता है और आप सुनते हैं वो तो एक ही है, पर आप जो सुनते हैं ना वो खाली वो नहीं है। आप कमाल की एक और चैनल है, अंदर से आवाज आपके मांसपेशियों से आके आपके हेयरिंग ऑर्गन पे जाते हैं। आप दो आवाजें सुनते हैं, एक तो बाकी सब लोग सुन रहे हैं और एक अंदर की, और दोनों मिला के आप सुनते हैं। अगर नहीं मानते तो कान बंद करके अपना नाम बोलिए और देखिए कि सुनते हैं कि नहीं। जब ये मुझे समझ में आया तो उसके बाद में मैंने सोचा, मुझे एक ख्याल आया कि यार अपने देश में बहुत उम्दा जो गाते हैं, कई बार तान निकालते हैं, वो ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे मुझे लगा कि ऐसे इसलिए करते हैं कि वो अपनी आवाज, अंदरूनी आवाज सुनना चाहते हैं, देखने के लिए कि सुर ठीक लगा कि नहीं। साइंस की दुनिया में तो ऐसा ही होता है, बात चाहे छोटी हो या बड़ी, छुपी होती है कहीं ना कहीं साइंस में। शिवम, क्या ये बुक भारी है? दिखाओ। ज्यादा भारी नहीं है। तो ठीक है, शिवम कह रहा है ये बुक भारी नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि शिवम इस डोरी को दोनों तरफ से पकड़कर सीधी लाइन में कर सकता है कि नहीं। कर सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। करो। ये देखो, ये बी है। ओके। जरूर इसमें कोई साइंस है। ऑफ कोर्स इसमें साइंस तो है ही। तो मैं इसका कारण पता लगाता हूँ।